जो कार्य कर रहा हूँ उससे उसमें कई छात्र हमारे भागीदार हो रहे हैं, सहयोगी हो रहे हैं, तो आपका जुड़ना ही हमारे लिए एक बहुत बड़ा सहयोग है। तो आज मैं बात करूंगा आपसे भारतीय इतिहास जानने के स्रोत के बारे में। ठीक है, कल मैंने जो बात की थी ये वो थोड़ा सा शॉर्ट था। आज की जो बात है थोड़ी विस्तृत है, थोड़ी बड़ी है। ठीक है, ठीक है। इस क्रम में मैंने आप लोगों से कुछ चर्चा किया था कि आखिर भारतीय इतिहास जानने के क्या क्या स्रोत हैं या क्या कौन कौन सी चीजें हैं जो हमें इतिहास बताती हैं या इतिहास का क्रमबद्ध अध्ययन कराने में हमारी सहायता करती हैं। इसमें मैंने सबसे पहला जो नाम लिया था वो लिया था नाम साहित्यिक स्रोत का। क्यों मैंने साहित्यिक स्रोत का नाम लिया? क्योंकि जो साहित्य होता है ना, किसी भी समाज का जो साहित्य होता है उस काल विशेष का दर्पण होता है। ध्यान रखिएगा, आज का भी समाज जो है ना, इसका भी साहित्य बन रहा है। वो भी उस काल विशेष में हमारी आने वाली पीढ़ियां कहीं न कहीं साहित्य के माध्यम से ही और कहानियों के माध्यम से ही कुछ प्रमाणों को जोड़कर उसे इतिहास के रूप में प्रस्तुत करती हैं, और वो कहीं न कहीं ये हमारे बीती हुई चीजों का एक लेखा जोखा होता है। ठीक है, तो हर एक काल में साहित्य क्या है? समाज का दर्पण है। फिर भी मैं इतिहास को कहता हूं हमेशा कि कृति, विकृति और संस्कृति का अध्ययन है। ठीक है, अब उसके बारे में जब मुख्य परीक्षा की क्लास लेता हूं तो उसके बारे में, भारतीय इतिहास के बारे में ढेर सारी चीजें मैं आपके सम्मुख रखूंगा। फिलहाल जो मेरी बात है वो बहुत शॉर्ट बात होगी, क्योंकि हमें प्रारंभिक परीक्षा पढ़ना है और मैंने आपसे वादा भी किया है कि जो हमारी जो तैयारी होगी वो तैयारी या हमारी पढ़ाई हार्ड वर्क पे नहीं होगी, स्मार्ट वर्क पे। स्मार्ट वर्क क्या होता है, हार्ड वर्क क्या होता है, उन दोनों के बीच का अंतर मैंने कल आपको बताया था। ठीक है, तो आज जो पहला चीज है वो है साहित्यिक स्रोत, यानी भारतीय इतिहास जानने में साहित्यिक स्रोत, साहित्यिक स्रोत की क्या भूमिका है इसकी बात मैं करूंगा आपसे। ठीक है, साहित्यिक स्रोत। ठीक है, उसके बाद दूसरा जो मैं बताया था वो था पुरातात्विक स्रोत। क्या था? पुरातात्विक स्रोत। ठीक है, तीसरी जो बात मैंने आपसे कही थी वो है विदेशी यात्रियों का विवरण। विदेशी यात्री का विवरण। जो लोग कल नहीं जुड़े होंगे या नहीं कर पाए होंगे वो आज फिर से थोड़ा शॉर्ट में समझ लेंगे। ठीक है, बाकी फिर बात मैं आगे अपना बढ़ाना शुरू करूंगा आप लोगों से। ठीक है, तो देखिए, मैंने जब साहित्यिक शोध की बात की थी तो मैंने सबसे पहला नाम लिया था ब्राह्मण साहित्य का। क्योंकि ब्राह्मण साहित्य कहने का तात्पर्य यह है कि जो प्राचीन साहित्य है, जैसे वेद है, उपनिषद है, ब्राह्मण ग्रंथ है, अरण्यक है, पुराण है, ये सभी कहीं न कहीं एक ऋषि महर्षियों के द्वारा लिखे गए हैं। तो जो हमारे इतिहासवेता जो आधुनिक काल में आए उन्होंने इसे एक नाम दे दिया, क्या? ब्राह्मण साहित्य। ठीक है, चूंकि ब्राह्मण साहित्य इसलिए भी कहना पड़ा कि इसके इर्द गिर्द जैसे ही हम काल लांघते हैं तो हमें नास्तिक साहित्य का भी दर्शन करना पड़ता है। नास्तिक साहित्य के अंतर्गत, यानी नास्तिक किसको कहते हैं पहले ये समझिएगा। नास्तिक क्या है? तो नास्तिक की जो सबसे सटीक परिभाषा है, जो वेदों में विश्वास न रखे वो नास्तिक है। ठीक, ईश्वर में विश्वास रखता है कि नहीं रखता है ये मुझे नहीं मालूम, लेकिन जो वेदों में विश्वास नहीं रखता है वो नास्तिक माना जाता है। ये एक लिखित परिभाषा है। बहुत लोग, हमारे जो आम जनमानस की परिभाषा है, हम यही कहते हैं कि नास्तिक वह है जो ईश्वर में विश्वास नहीं रखता है, लेकिन यह प्रमाणिक परिभाषा नहीं है। ठीक है, हो सकता है जिस ईश्वर को आप नहीं मानते हो उस ईश्वर को ना मानता हो, किसी और ईश्वर को मान लेता हो, उसकी नजर में ईश्वर कोई और है, आपके द्वारा जो माना जा रहा है वो उसके लिए सामान्य व्यक्ति है। बहुत सारी बातें हो सकती हैं। तर्क है, तर्क का कोई अंत नहीं है, और धर्म तर्क का विषय नहीं है, आस्था का विषय है। आगे बात करता हूं। कहने का तात्पर्य है कि सबसे पहली बात साहित्यिक स्रोत। साहित्यिक स्रोत के अंतर्गत मैं पहली बात करूंगा ब्राह्मण साहित्य। इसकी ब्राह्मण साहित्य, ब्राह्मण साहित्य। और ब्राह्मण साहित्य के अंतर्गत मैंने आप लोगों से अभी कहा क्या? वेद है, वेदांग है, वेदांग वेदों की संख्या 4, वेदांगों की संख्या 6। आगे भी अभी बात करूंगा, पुराणों की संख्या 18। हर एक वेद के साथ सरलीकृत करने के लिए कुछ ब्राह्मण ग्रंथ रखे गए। कुछ सरलीकृत करने के लिए, यानी वेदों की भाषा थोड़ी टफ है, तो उस भाषा को आम जन तक पहुंचाने के लिए ब्राह्मण ग्रंथ लिखे गए, जो काल विशेष में जो
उसके बाद के काल विशेष में, यानी वैदिक काल के बाद लिखे गए हैं, और वे अपने काल की तो बात करते ही हैं, साथ ही साथ वैदिक काल के बारे में भी बात करते हैं। इसलिए कहीं ना कहीं वो इतिहास समझने में बहुत ही एक बेहतरीन भूमिका निभाते हैं। आगे मैं बात कर रहा हूं, कहने का मतलब है ब्राह्मण साहित्य, दूसरा नास्तिक साहित्य। नास्तिक साहित्य जो तीसरी बात करूंगा इसी के अंतर्गत, यानी कि ब्राह्मण साहित्य, नास्तिक साहित्य और लौकिक साहित्य। कौन सा? लौकिक साहित्य। अब आप सोच रहे होंगे कि लौकिक साहित्य क्या है? लौकिक साहित्य क्या है? तो देखिए, मैंने कहा यहां ब्राह्मण साहित्य में क्या? 4 वेद, वेदांग, ब्राह्मण ग्रंथ, उपनिषद, पुराण, इन सबको रखा जाता है। नास्तिक साहित्य में जैन ग्रंथ और बौद्ध ग्रंथों को रखा जाता है। और लौकिक साहित्य में ये वो साहित्य हैं जो बाद के काल में लिखे गए, लेकिन इनका मूल विषय इतिहास था। कहीं राज दरबार से जुड़ के लिखा गया, कहीं स्वतंत्र रूप से लिखा गया, लेकिन इसके मूल में भी जो छिपी हुई भावना है, जो हिडन इसका रूप है, वो ये है कि भारतीय इतिहास को कहीं ना कहीं संकलित करना या उसको संकलनबद्ध करता है। तो इसमें भी कई मिल जाएंगे, जैसे मैंने आप लोगों से नाम लिया था राज तरंगिणी। राज तरंगिणी, ठीक है, राज तरंगिणी पहला। दूसरा अर्थशास्त्र, मुद्रा राक्षस। आप लोगों ने देखा होगा, कई बार पूछ लेता है अर्थशास्त्र का लेखक कौन है, मुद्रा राक्षस का लेखक कौन है, राज तरंगिणी का लेखक कौन है, कुबले माला का लेखक कौन है। ठीक है, तमाम तरीके के पुस्तकों के बारे में चर्चा की जाती है। देखिए, मेरी इस क्लास को लेने के बाद मैं विश्वास दिलाता हूं आपको कि पुस्तक जो पूछी जा रही है, ऐतिहासिक स्रोत से जो सवाल किए जा रहे हैं, वहां से आपकी गलती नहीं होगी, या उसकी जो संभावना होगी गलत होने की, एक मोटा मोटा आइडिया लग जाता है। और देखिए, दुनिया में ऑब्जेक्टिव जो परीक्षाएं होती है ना, एकमात्र ऐसी परीक्षा है कि आंसर आपके सामने है और आप आंसर ढूंढ नहीं पा रहे हैं। क्यों नहीं ढूंढ पा रहे हैं? ऐसा नहीं है कि आप पढ़े नहीं होते हैं या आपको समझ में नहीं आता या चीजें बहुत टफ होती हैं, नहीं, बिल्कुल नहीं मेरे दोस्त, सब चीजें आपको मालूम है। विवेकानंद कहते हैं कि समस्त ज्ञान हमारे अंदर है, लेकिन उनको निकालने की आवश्यकता होती है। निकलेगा कैसे? कैसे निकलेगा? प्रैक्टिस करना पड़ता है, तब वो निकलता है, धीरे धीरे निकलता है। अकस्मात तो कुछ होता ही नहीं। अकस्मात तो सिर्फ हो सकता है, तो उसे कहते हैं वज्रपात। और सफलता असफलता जो चीजें हैं, ये भी एक वज्रपात की तरह ही होती है, लेकिन ये कई सालों की मेहनत होती है। यही एक मूल अंतर है। देखिए, यहाँ पे मैंने कहा ब्राह्मण साहित्य, नास्तिक साहित्य और लौकिक साहित्य। अब मैं बात कर रहा हूँ पुरातात्विक स्रोत की। तो पुरातात्विक स्रोत में मैंने आप लोगों से कुछ बात किया था, ध्यान रखिएगा। थोड़ा सा यहाँ प्लेस की वजह से मैं आगे लिख रहा हूँ, तो इस चीज को थोड़ा सा ध्यान में रखिएगा, ठीक है, इससे घबराइएगा नहीं। पहला जो पुरातात्विक स्रोत है वो है अभिलेख। बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट इतिहास को समझने में इसी की भूमिका है। एक बंदे ने तो इतना भारत में किया है अभिलेख। जैसे सबसे पहले चीज, अभिलेख नाम सुनते ही, बाद में बताता हूँ वृत्तांत भी आपको, पहले अभिलेख पढ़ते ही आपके मन में क्या आता है? क्या हो सकता है अभिलेख? अभिलेख क्या है? क्या अभिलेख क्या एक पर्टिकुलर जगह पे लिखा जाता है? नहीं, अभिलेख कई जगह लिखे जाते हैं। जैसे अगर मैं कहूं कि अभिलेख कहां कहां आपको दिखाई देता है, तो स्मारकों पे दिखाई दे सकता है, किसी भवन विशेष पे भी अभिलेख दिखाई दे सकता है, प्रस्तर के अभिलेख हो सकते हैं कहीं गड़े हुए, जैसा कि सम्राट अशोक ने करवाया था। ताम्रपत्रों पे अभिलेख आपको देखने के लिए मिल जाता है। लेकिन अभिलेख के साथ जुड़ा हुआ है कि अभिलेख का जो मूल अध्ययन है वो क्या है। भारत में आखिर अभिलेखों को समझने की शुरुआत कब से हुई, ये भी समझना आवश्यक है। उसके पहले भारत में अभिलेख का चलन कब हुआ, किसने शुरू किया अभिलेख, और विश्व का सबसे पुराना अभिलेख कौन सा है, इसको भी समझना होगा। भारत का वह कौन सा जगह है जहां अभिलेखों की संख्या सर्वाधिक है, वो कौन सा शहर है जहां सर्वाधिक मात्रा में अभिलेख अब तक पाए गए हैं, किसी भी कालखंड के, लेकिन सर्वाधिक अभिलेख उस जगह से मिले हैं। ध्यान दीजिएगा, उस जगह का नाम है मैसूर, जहां से सबसे ज्यादा अभिलेख अब तक भारत के पाए गए हैं। दूसरी चीज है, मैंने कल आपसे बताया था कि अभिलेख का अध्ययन क्या होता है, इपिग्राफी। इपिग्राफी के अंतर्गत हम अभिलेखों का अध्ययन करते हैं। अभिलेखों का चलन भारत में शुरू करने वाला व्यक्ति, जो इसने अभिलेखों की शुरुआत की थी, उस व्यक्ति का नाम है सम्राट अशोक, जिसने अभिलेखों की शुरुआत की।
तीसरी चीज कि भारत में इतिहास लेखन का एक दौर जब चला तो एक व्यक्ति का नाम आता है आरजी भंडारकर। आप लोगों ने सुना होगा। आरजी भंडारकर ने अशोक का इतिहास अशोक के अभिलेखों के माध्यम से लिख दिया। कई बार परीक्षा में पूछा जाता है कि अशोक का इतिहास अशोक के अभिलेखों के माध्यम से लिखने वाला व्यक्ति कौन है, तो आरजी भंडारकर है जिन्होंने उसको लिखा। चूंकि यहाँ पे अशोक की मैं बार बार चर्चा इसलिए करूंगा कि अभिलेखों की भारत में शुरुआत जो इसने की, जिस व्यक्ति ने की, उसका नाम है सम्राट अशोक। ठीक, सबसे प्राचीन अभिलेख जो पूरे विश्व का है वो कौन सा है, तो हम कहते हैं बोगस कोई अभिलेख, जिसकी मैंने चर्चा की थी आपसे कल। कब किया था, मैंने कहा था कि 1400 ईस्वी पूर्व का है, जो कि हितानी और मितानी संधियों के रूप में कहीं न कहीं प्रदर्शित है और उसमें कुछ वैदिक देवताओं की चर्चा की गई है या उनके नामों का उल्लेख किया गया है, जिसमें इंद्र है, मित्र है, वरुण है, नासत्य है, यानी 4 तरीके का देवता वहां दिखाई देता है, जो कि कहीं न कहीं हमारी वैदिक ग्रंथों को जब हम देखते हैं तो लगता है कि नहीं, अब जैसे पढ़ेंगे हम कि वेद में ऋग्वेद, यजुर्वेद, सामवेद, अथर्ववेद, हम ये भी आपसे बात करेंगे कि ऋग्वेद में किस देवता का नाम सर्वाधिक बार आया है, तो मैं आपको बताऊंगा कि नहीं, वो इंद्र है। उस इंद्र की चर्चा बोगस कोई अभिलेख में, वरुण की चर्चा, नासत्य की चर्चा, तो कहीं ना कहीं ये चीजें आपस में इंटरलिंक है, जुड़ी हुई है। फिलहाल ये बात की चीजें हैं। अभी हम आते हैं अभिलेखों पे, और अभिलेखों के बाद दूसरी मैं चर्चा कर रहा हूं स्मारक या भवन। अभिलेख, स्मारक या भवन। दूसरा स्मारक या भवन। स्मारक और भवन आप लोग खूब घूमते होंगे, कई लोग आगरा जाते हैं, दिल्ली में भी तमाम तरीके के स्मारक आपको देखने के लिए मिल जाएंगे, क्योंकि दिल्ली कई बार गुजरी और कई बार बसी। ठीक, अस्तित्व खत्म हुआ, फिर से अस्तित्व शुरू हुआ, तो दिल्ली को इससे कोई प्रभाव नहीं पड़ा, लेकिन उसकी गोद में जो भी आया उसने उसे बेहतरीन तरीके से संजो कर रखा। इसी तरीके का शहर आगरा आपको दिखाई देगा, फतेहपुर सिकरी दिखाई देगा, तमाम तरीके का, अजमेर चले जाइए वहां भी बहुत सारी चीजें मिलेंगी आपको, जो कि स्मारक और भवन के रूप में आज भी उनके ध्वंसावशेष विद्यमान हैं। वो प्राचीन इतिहास, मध्यकालीन इतिहास या आधुनिक इतिहास में घटित घटनाओं को अपने हृदय में संजो कर रखे हैं और कहीं न कहीं वो उसी की कहानियां हमसे लगातार कह रहे हैं। ठीक है, हालांकि स्मारकों में या भवनों में कोई शाब्दिक आवाज नहीं होता है, लेकिन उनकी जो परफार्मा होती है, जो भी हम जब उसको पढ़ते हैं कि भाई आखिर स्मारक भवन होते क्या है, किस तरीके से बनाए जाते हैं, यहाँ हम अध्ययन करेंगे शैलियों का। क्या है नांगर शैली, क्या है बेसर शैली, क्या है द्रविड़ शैली, आखिर इन शैलियों का क्या प्रयोग किया जाता था, भारतीय इतिहास में इन शैलियों की शुरुआत कब हुई, इन शैलियों की खास बात क्या है, क्यों इनको बहुतायता से बार बार आयोग के द्वारा पूछा जाता है। ठीक है, आगे एक और इसमें छूट रहा है, वो है मुद्रा। क्या है, मुद्रा। ये अभिलेख फर्स्ट, स्मारक भवन 2 और तीसरी है मुद्रा। देखिए मुद्रा क्या है, राजा, शासन, राजतंत्र और उसकी व्यवस्था। राजा थे, वर्तमान समय में गणतंत्र या लोकतंत्र की स्थिति है, लेकिन जब हम जिस इतिहास का अध्ययन कर रहे हैं वहां पे हम पाते हैं कि वहां पे लोकतंत्र नहीं, गणतंत्र तो दिखते हैं सीमित स्तर पे, लेकिन जो सर्वाधिक फैले हुए हैं वो राजतंत्र हैं। एक राजतंत्रात्मक शासन व्यवस्था की चर्चा की गई है, तो वहां पे भी उनकी सामाजिक स्थिति है, राजनीतिक स्थिति है, धार्मिक स्थिति है और आर्थिक स्थिति है। आर्थिक स्थिति कभी किसी की भी हो, किसी भी दौर की हो, उसमें एक चीज सामान्य होती है। वो चीज सामान्य क्या है आर्थिक स्थिति में? आर्थिक स्थिति में सामान्य यह है कि कोई भी अर्थव्यवस्था बिना मुद्रा या बिना धन के चल नहीं सकता, क्योंकि अर्थव्यवस्था तभी संचालित होती है जब धन का विनिमय होता है, आदान प्रदान होता है। अर्थव्यवस्था अपनी भरपाई सारी चीजों की एक साथ नहीं कर सकती, बल्कि आज भी भारत भले हम कितना भी विकसित होते जा रहे हैं, लेकिन बहुत सारी वस्तुओं के लिए हम बहुत सारी वस्तुओं का निर्यात करते हैं और जो हमारे पास नहीं है उनका हम विदेशों से आयात भी करते हैं। तो कुछ इस तरीके की व्यवस्था जो संचालित होती है, उसका मूल माध्यम क्या है? उसका मूल माध्यम है मुद्रा। क्या है? मुद्रा। तो मुद्रा शास्त्र बहुत कुछ हमें दिखाता है, ये मुद्रा शास्त्र हमें बहुत कुछ बताता है, तो मुद्रा का अध्ययन भी यहाँ किया जाएगा। मैंने कहा था तीसरा जो पॉइंट था हमारा विदेशी यात्री, तो मैंने आप लोगों से 3 नाम लिया था, 3 तरह के विदेशी, पहला यूनानी, दूसरा चीनी और तीसरा अरबी। ठीक, तो यहाँ पे मैं फिर से एक बार चर्चा कर रहा हूँ कि जो यात्री है उसमें यूनानी यात्री है, चीनी यात्री है और अरबी यात्री है।
मैं इसकी चर्चा कर रहा हूँ, ठीक है। लेकिन फिलहाल में जो अभी वर्तमान जो मेरी क्लास आज की होगी, जिस चीज को आपको सम्मुख में रखने जा रहा हूँ, उनके एक एक पार्ट को रखना मैं शुरू करूंगा, ठीक है। हाँ, कोशिश पूरी करूंगा कि आपको इसके अंतर्गत जितने भी तथ्य आ रहे हैं उनसे मैं आपको रूबरू कराता चलूं, ठीक। अब यहां तक में अगर किसी बालक को दिक्कत होगी तो जाहिर सी बात हो कि मुझे तुरंत कमेंट करेगा कि सर, अच्छा, बहुत बढ़िया, चलिए चलिए, बहुत बढ़िया है। बिल्कुल, मैंने आप लोगों की बात को यथावत कहा है, मैंने वैसे ही रखा है आप लोगों की बातों को। अजय कुमार प्रियदर्शी जी, अभिलेख इतिहास जानने का वास्तविक स्रोत है। बिल्कुल, अभिलेख इतिहास जानने का वास्तविक स्रोत है, क्योंकि अगर जो हमने संकलित किया साहित्य में, जो हमने तत्कालीन समय में लिखा, जैसे मैं कहता हूं कि जो पुराण है, पुराण भविष्य शैली में लिखे गए इतिहास है। एक राजा होगा, वो इन कार्यों को करेगा। या पुराण की अगर पहली लाइन जो मैं लिखूं तो मैं कहता हूं, सर्गस्य प्रतिसर्गस्य वंशो मंत्वाराणिश्च वंशानुचित सचैनम पुराणम पंचलक्षणम। यानी पुराण 5 लक्षणों से युक्त है, ठीक है। सर्ग है, प्रतिसर्ग है, वंशानुचरित है, मनवंतर है। तो ये सारी चीजें किससे जुड़ती हैं? इतिहास से जुड़ती हैं। कहीं ना कहीं ये इतिहास की कहानियां हैं। हालांकि ये श्लोक नहीं बोल रहा हूं, उत्तर प्रदेश लोक सेवा आयोग ने एक बार सीधा पूछ लिया था, सर्ग प्रतिसर्ग मनवंतर का संबंध किससे है, और उसमें ऑप्शन दिया गया था वेद, उपनिषद, ब्राह्मण ग्रंथ या पुराण। जो लोग इस चीज को जानते थे वो पुराण लगा के आगे निकल गए, ठीक है। तो इस चीज का ध्यान रखिएगा कि ये प्रश्न पूछे गए हैं और उन्हीं के बारे में बात कर रहा हूं। एपिग्राफी, जैसे मैंने कहा कि अभिलेखों का अध्ययन एपिग्राफी कहलाता है, ये पूछा जा चुका है और आगे भविष्य में फिर पूछे जाने की संभावना प्रबल है। वो आएगा, फिर आएगा, क्योंकि इतिहास खुद को दोहराता भी तो है, लेकिन इतिहास सही मायने में खुद को नहीं दोहराता, ठीक है। परिस्थितियां वैसी होती है। मेंस की क्लास में बताऊंगा कि वास्तविक स्थिति क्या है। क्या इतिहास खुद को दोहराता है? क्या इतिहास, मैंने कहा था कल ब्यूरिन के एक स्टेटमेंट दिया था कि इतिहास विज्ञान है, न कम न ज्यादा, वहां बात करूंगा, ठीक है। अभी कक्षा मेरी पीटी की है तो इस पर बहुत ज्यादा बात नहीं करूंगा। आपको मुझे सबसे ज्यादा परिचित कराना है तथ्यों से। आप जितना ज्यादा तथ्यों से जुड़ सके, जितना ज्यादा आप तथ्यों का संकलन कर सके, ये मेरे लिए बड़ी उपलब्धि होगी। तो देखिए, इस क्रम में जो मैं पहली बात करने जा रहा हूं आपसे, तो मैं बात कर रहा हूं आपसे अभिलेखों की। सबसे पहला काम अभिलेख के आ जाते हैं कि आखिर अभिलेख है क्या, ठीक। तो पहले हम बात कर लेते हैं अभिलेख की, ठीक है। मुझे जहां तक विश्वास है कि आप लोग इन सब चीजों को नोट डाउन कर चुके होंगे या आप मोटा मोटी एक अंदाजा लगा चुके होंगे, ठीक है। तो सबसे पहली बात मैं अभिलेख का करता हूं, चूंकि थोड़ा सा ये क्लिष्ट भी है और बार बार पूछा भी जाता है। और अभिलेख में किन किन अभिलेखों को ध्यान रखें जो हमारी परीक्षा में एज इट इज आए, ठीक है, उसके बारे में भी हम आपसे बात करेंगे। तो सबसे पहली शुरुआत